हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं 2 दिन से 2 वीडियो मैंने डाले और मैंने बताया कि जो 30/4/2023 को एमपी और एमएलए को जो ज्ञापन दिया जाना है उसके कुछ पॉइंटों पर मैंने प्रकाश डाला और मैंने बताया कि उसमें कहाँ खामियां हैं। उसका मुझे कड़े शब्दों में कई प्रकार से कई लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा। मैं झेलूंगा क्योंकि हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि यदि मैं चुप बैठता हूं तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा है होने दो, लेकिन यदि कोई गलत चीज़ है और यदि कोई कुछ कहता है और कुछ अच्छे के लिए होती है तो हमारा कहना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मेरे उन्हीं वीडियो पर एक कोई मृत्युंजय प्रसाद जी हैं कि ये कहते हैं, आर यू फ्रॉड और फेक, प्लीज़ सी पेंशन टेबल 1986, 1996, 2006 एंड टेल अस व्हाट इज इन सर्कुलर 555 एंड 666। अब मुझे पता नहीं ये कहना क्या चाहते हैं। कोई भी रेलिवेंसी नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। अब पेंशन टेबल 1986, भैया कौन सी पेंशन टेबल 1986? मैंने तो नहीं पढ़ी भाई। पेंशन टेबल 1996 भी मैंने नहीं पढ़ी। पेंशन टेबल 2006 नहीं पढ़ी। कहीं आप ईयर की बात तो नहीं कर रहे हो? 1986 साल 1996 में 5वां वेतन आया हुआ था, 2006 में 6वां वेतन आया, शायद उसकी बात कर रहे हो। व्हाट इज इन सर्कुलर 555 एंड 666? 555 OROP 1 का सर्कुलर है, 666 OROP 2 का सर्कुलर है। अब OROP 2 की कहते सी यू टेबल 7 एंड 27 डोंट मिसगाइडेड प्लीज बिकॉज बीड ऑफ JCO गेटिंग लेस पेंशन टू प्रीवियस पेंशन CUSTO। अब कौन से सर्कुलर की बात कर रहे हो आप? 555 में भी 7 टेबल थी और 27 थी, और 666 में भी 7 है और 27 है। मुझे पता नहीं कौन सी बात है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 666 की बात कर रहे हो। 666 में 7 नंबर की जो टेबल है वो JCOR की है। तो आपको पता है कि OROP 2 में हमारी OROP 1 से पेंशन कम हो गई है, और उसी के बेस पे क्योंकि मेरी जो पेंशन होगी, पेंशनर की जो पेंशन होगी, उसी का पेंशन का 60% नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन होगी, तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी पहले से। लेकिन क्योंकि वो प्रोटेक्ट होगी पिछले वाली, तो उनकी कम तो नहीं होगी, कम केवल दिखाई देगी। ये देखा हुआ है सबने। डोंट मिसगाइड प्लीज बिकॉज विडो ऑफ JCO गेटिंग लेस पेंशन टू प्रीवियस पेंशन CU। यदि तुम्हें थोड़ी सी बात को समझ जाते तो शायद ये कमेंट नहीं करते। अब क्योंकि तुम्हारी जो लेवल है समझदारी का, अंडरस्टैंड उतना सही है, उतनी ही आप बात कर पाओगे। ज़्यादा बात आप नहीं कर पाओगे। नहीं, आप इतनी बात कर पाते तो स्वाभाविक सी बात है, समझदारी होती तो आप कमेंट नहीं करते। खैर मैं छोड़ो, इसको यहीं छोड़ूंगा। अब थोड़ा सा हम चलते हैं तो जंतर मंतर पर जो धरना हुआ था नवंबर 2022 में, बड़े जोश और उमंग के साथ हुआ था। पूरे जोश के साथ भरे हुए थे लोग बाग, और उसमें कपिल जी और पहलवान जी दोनों साथ साथ थे। उसके बाद फिर 20 फरवरी 2023 को हुआ था, वो भी अच्छा खासा धरना था। उसमें भी कपिल जी और पहलवान जी दोनों साथ साथ थे और इनका मिला जुला कार्यक्रम था। उसके बाद और एक 12 मार्च को हुआ था जो वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। उसमें भी काफ़ी संगठन उनके साथ आए हुए थे। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पहलवान जी में और कपिल जी में मनमुटाव हो जाता है, और उसके बाद 3 अप्रैल को एक ज्ञापन गया पूरे देश में, सभी सैनिकों ने दिया। वो भी अच्छा खासा था, वहाँ तक जोश और उमंग था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि सुरेंद्र पहलवान जी अलग हो जाते हैं और कपिल जी वाला जो जंतर मंतर पर धरना चला रहता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग पूरे देश से आते रहते हैं। अब पता नहीं फिर बाद में क्या होता है, और पैसे के ऊपर कोई इनकी बातें हो जाती हैं, पैसे के कलेक्शन के ऊपर इनकी कोई बातें हो जाती हैं। तो कुछ दिन के बाद सुरेंद्र पहलवान जी ने अपना एक राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बना दिया। कपिल जी ने भी अपना एक श्री अर्जुन सिंह राठौर के नेतृत्व में एक FVA बना दिया, और तीसरा मोर्चा श्री वीर बहादुर जी के नेतृत्व में बन गया। और कुछ जो लोग थे इनके वो आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करने लगे, लेकिन मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ कि काफ़ी दिन निकल जाने के बाद भारत सरकार ने ना तो इनको बुलाया और ना ये प्रॉपर तरीका का कोई ज्ञापन भी दे पाए, और ज्ञापन तो वो आज तक नहीं दे पाए। ना 3 अप्रैल को दे पाए, ना 30 अप्रैल को जिनका ज्ञापन दे रहा है वो भी नहीं जा पाए। उन्होंने बताया क्या क्या खामियां हैं हमने। और बीच में कुछ दिन पहले
सुरेंद्र पहलवान जी और उनका जो संयुक्त मोर्चा है वो भी धरना जंतर मंतर पर जाकर के पुलिस से परमिशन लेकर के बैठ गया। अब मैं दो फाड़, एक ही नाव में चलने वाले दो वीरों का दो फाड़ हो जाना जंतर मंतर पर दिखाई देने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये नहीं करना चाहिए। हम भी पहलवान जी से मिले। मैंने पहलवान जी से कहा कि देखो आप बड़े हो, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आप ऐसा नहीं करें। इससे ज़्यादा बेटर ये है कि वहाँ अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, 60-65 दिन निकल चुके हैं, तो आप यहाँ अपनी एनर्जी लगाओ। इससे बेटर है कि आपके पास साधन है, आप ऐसा करो, दूसरे जो आपके लोग हैं इस देश में जहाँ भी आपकी जानकारी है उनसे बोलो वो एक मंच पर आएँ। आप भी काम करो, वीर बहादुर जी भी काम करें, और उधर से FVA बन गया है अर्जुन सिंह राठौर जी के नेतृत्व में, वो भी अपना काम करें। तो हम जब उनकी ऑफिस में बैठे हुए थे तो उन्होंने किसी व्यक्ति के मुझे कुछ मैसेजेस दिखाए थे। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, शायद वो खुद ही समझ जाएंगे। और जब मैसेजेस मैंने देखे तो उस लैंग्वेज को पढ़ करके मैं तो वास्तव में ही शर्मसार हो गया। हमने उनसे ये कहा कि आप इसको यहीं रहने दीजिए, आप आगे लौट करके जवाब नहीं देना, क्योंकि एकता टूटती है। तो शायद हो सकता है हमारी बातों का फ़र्क पड़ा हो, और उनके ही लोगों ने, जो उनके जानकार हैं, उन्होंने बताया कि आप बड़े हो और आप अपने धरने को ख़त्म करो, और हम कोशिश करते हैं कि हम सारे एक मंच पर आ जाएं। तो आज उन्होंने कहा कि सभी की बातों को मानते हुए उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया। वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो शायद जहाँ जहाँ उनकी जानकारी है, जिन जिन को ये जानते हैं, उनको सभी को उनके माध्यम से सबको एक मंच पर लाने का कार्यक्रम करेंगे। तो उसके बाद अब जो धरना चला हुआ है जंतर मंतर पर, केवल और केवल वह नरेटिवों से सेट किया जा रहा धरना है। नए नए सगुफे छोड़े जाते हैं। सरकार हिल गई, मोदी जी ने हाथ जोड़ दिए, रक्षा मंत्री जी पता नहीं क्या कर रहे थे, DSW में कोई मीटिंग हो रही है, और 2 दिन पहले तो एक नया सगुफा आया कि हमारे 4 आदमी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भाई जब आपको परमिशन नहीं है जंतर मंतर पर बैठने की, भूख हड़ताल पर तो आदमी लगातार बैठता है, वहाँ पुलिस का पहरा भी लगेगा, लेकिन 4 बजे के बाद आप बंद कर जाते हो, तो उसके 4 बजे के बाद और दूसरे दिन जब आओगे तो उसका जंतर मंतर भूख हड़ताल से क्या संबंध है? क्या इस प्रकार की भूख हड़ताल होती है? और आगे बढ़ गए। उनकी डिमांड थी भारत सरकार से कि 3 जजों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए, और उसकी रिपोर्ट कुछ टाइम बता रहे थे इतने दिन में दी जाए। भाई 3 जजों की अध्यक्षता की जब कमेटी बनाना चाहते हो तो 2015 में जस्टिस नरसिम्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसको आज 8 साल हो गए। 8 साल तक भारत सरकार ने रिपोर्ट नहीं दी, वो वहाँ धूल चाट रही है उनके पास। तो कि 3 जजों की जो कमेटी बैठेगी, तो आप सोचते हो 24 साल में आकर के आपको रिपोर्ट देगी? या आप ऐसा लगता है कि आप धरने से उठना चाहते हो और मतलब इसका बोलोगे हमने तो कमेटी बिठवा दी, हमारा काम हो गया? इससे तो काम नहीं चलने वाला। तो हम चाहते हैं कि जो नरेटिवों से या यूट्यूब मॉनिटर्ड एजिटेशन जो इस समय चला हुआ है जंतर मंतर पर, उससे सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये केवल और केवल यूट्यूब बना करके, वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाले जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि वह बहुत जोर का धरना चला हुआ है। असलियत में वहाँ कुछ भी नहीं चला हुआ है। वहाँ केवल जितने भी लोग बैठते हैं, कभी कभार अब तो पैसे भी लगता है कि ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, पहले तो पैसे भी खूब आते थे, काफ़ी मात्रा में लोग आ रहे थे, क्योंकि लोगों का वहाँ से अब धीरे धीरे विश्वास उठने लगा है। वो मानने लगे हैं कि ऐसे धरने का कोई फर्क नहीं पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक OROP 2 को लेकर धरना किया गया तो उसकी विसंगतियों का एक भी, उनकी विसंगतियों का एक भी पॉइंट भारत सरकार के पास नहीं गया है। OROP की विसंगति केवल और केवल नोटिफिकेशन में है। यदि कोई OROP की नोटिस चेंज कराना चाहते हो तो वो विसंगति नहीं है। और इनके ज्ञापन ने तो इवन PCDA और CGDA को एक क्लीन चिट दे दी है, ये कह करके कि भाई नोशनल मैक्सिमम से आपने हमारी पेंशन नहीं निकाली थी और क्या नाम है आपने एवरेज से निकाली है, इसलिए उसमें हमारी पेंशन कम आई है। यानी कि ये कहना चाहते हो कि जो कुछ वहाँ पे PCDA ने किया है वो सही किया है। लेकिन असलियत ये है कि मैंने चार्ट डाल के बता दिया कि नोशनल मैक्सिमम से ज़्यादा हमारी एवरेज बेस पेंशन है। यानी ये टोटली कन्फ्यूज्ड हैं। तो इस प्रकार की जो बातें चली हुई हैं केवल और केवल YouTube मॉनिटर्ड एजिटेशन एट जंतर मंतर। मैं ये डिक्लेयर करता हूं अभी भी कि कोई भारत सरकार किसी को कहीं नहीं बुला रही है, क्योंकि जब तक आप ज्ञापन नहीं दोगे, और उसके बाद बहुत ज़रूरी है
कि सब लोगों को एक जगह लाया जाए, एक टीम ट्रेंड की जाए। जब भारत सरकार वार्ता के लिए बुलाए तो बताएं कि इसमें ये कमियां हैं। और तुम्हें तो ये इस बात को भी मान के चलता हूँ कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनमें काफ़ी लॉयर्स हैं, काफ़ी एडवोकेट हैं, और वो अच्छी पोस्टों पर सिविल में रहे भी हैं। इनका एक पूल बनाया जाए, और हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं इनको कोई भी लीगल सहायता की ज़रूरत है कोर्ट में तो केवल इनके माध्यम से जाया जाए, चाहे ये लड़ें और या दूसरों को लड़ाएं। रही पैसे की बात, रिबेट बेस पर, कंसेशन बेट पे इनसे लड़ा जा सकता है, और जो इसके लिए तैयार नहीं है वकील, उसको अलग कर दिया जाए। क्योंकि मैंने देखा है अभी जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के राजीव बहल जी हैं, उन्होंने और भी कई केस डाल रखे हैं। उनसे जब मैंने बात की, ज्ञान तो उनको है ही और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा आरटीआई डाल रखी हैं, कई प्रकार की जो एक्टिवनेस है उनमें कमाल की एक्टिवनेस है। तो हम तो यही चाहते हैं, हम तो सलाह दे सकते हैं, अब बता सकते हैं, कोशिश हम यही कर रहे हैं सबसे मिल करके, भाई सारे के सारे सब एक मंच पर आइए और लड़िए। हाँ, इसमें दिक्कतें आएंगी, मतभेद भी होंगे लोगों में, मनभेद भी होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस, पर मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये सब एक जगह आ जाएंगे। क्योंकि यदि डिफेक्टिव ज्ञापन बनाए जाएंगे जिनका OROP से कोई संबंध नहीं है, उनकी तो हम क्रिटिसाइज करेंगे। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा, और साथ में मैं सुरेंद्र पहलवान जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने उनसे कहा कि आप अपना धरना ख़त्म करें और नेशनल लेवल पे आप कर सको तो लोगों को एक लाने का प्रयत्न करें। तो उन्होंने आज अपना धरना ख़त्म कर दिया है। उनके वीडियो से पता चला था हमें, को जैसे वीडियो बना रहे थे, और वो नेशनल लेवल पर सभी लोगों को एक करने का कोशिश करेंगे। अब मैं यहीं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।